के महाविद्यालय बामनवास सवाई माधोपुर के BA द्वितीय वर्ष के छात्रों का पुनः स्वागत है। मैं ओम प्रकाश शर्मा, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय बामनवास सवाई माधोपुर। कल एस्किमो प्रजाति के बारे में मैंने आपको वीडियो डाला था। वो एस्किमो प्रजाति को मैं कंप्लीट एक वीडियो के रूप में नहीं डाल पाया, तो उसके एस्किमो प्रजाति का वीडियो है उसको मैंने 2 भागों में बांट करके डालने का प्रयास किया है, ज़्यादा स्पष्ट ढंग से समझाने के लिए। चूँकि मुझे लगा कि इतना बड़ा मैटर है, उसको एक वीडियो में डालना गलत है, इसलिए मैंने उस मैटर के 2 भाग बना दिए वीडियो के रूप में। तो आज यहाँ हम एस्किमो प्रजाति के घर, ग्रीष्मकालीन घर कैसे होते हैं, शीतकालीन घर कैसे होते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और यंत्र उपकरण कौन से होते हैं, कौन कौन से यंत्र उपयोग में लिए जाते हैं, कौन कौन से उपकरण उपयोग में लिए जाते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और सामाजिक संरचना क्या है, समाज में क्या क्या स्थान होता है, समाज में कौन पितृ प्रधान होता है या मातृ प्रधान होता है, इसका अध्ययन करेंगे। और वातावरण से समायोजन, इतने कठोर वातावरण में वो रहते हैं तो किस प्रकार से अपने आप को समायोजित करते हैं, उसका भी अध्ययन करेंगे। और आधुनिक संस्कृति से कितना संपर्क हुआ है, कितना उन लोगों में परिवर्तन हुआ है, इसका अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं घर की। एस्किमो प्रजाति के लोग बर्फीले, लगभग सदा ही बर्फ़ से जमी रहती है। कुछ बसंतकालीन और कुछ ग्रीष्मकालीन समय को छोड़ करके हल्का सा आराम मिलता है। तो उस स्थिति में किस प्रकार के घर ये बनाते हैं, तो ये सर्दियों के दिनों में शीतकालीन आवास इनके अलग होते हैं, ग्रीष्मकालीन आवास अलग होते हैं। शीतकालीन आवास इग्लू कहलाते हैं और ग्रीष्मकालीन आवास ट्यूपिक कहलाते हैं। देखो, इसको अपन पढ़ने का प्रयास करते हैं, इसको समझाने का प्रयास करता हूँ मैं। ग्रीष्म ऋतु में एस्किमो अपने घर के तट के किनारे पर स्थापित करते हैं। तट के किनारे इनके ये ग्रीष्मकालीन घर कैरिबो तथा ध्रुवीय बालू की खाल से बने होते हैं। घर के जो ग्रीष्मकालीन घर है वो कैरिबो और ध्रुवीय बालू की खाल से बने होते हैं, जबकि शीतकालीन घर होते हैं वो बर्फ़ से और समूर की खाल से बने होते हैं। इन चमड़े से बने ग्रीष्मकालीन निवास को ट्यूपिक कहा जाता है। जो ग्रीष्मकालीन निवास है जो तट के किनारे बनता है उसको ट्यूपिक कहते हैं और ये चमड़े से बनता है। ये घर अनेक परिवारों के द्वारा समूह में बनाए जाते हैं, अकेले नहीं बनाते। समूह में 5, 10, 15, 20 मकान का समूह होता है। लेकिन शीतकालीन घर अलग होता है और ग्रीष्मकालीन घर अलग होता है। शीतकालीन घर ग्रीष्मकालीन घरों से एकदम विपरीत बनाए जाते हैं। वस्तुतः शीतकाल में ये लोग बर्फ़ की शिलाओं को काट कर उन्हें ईंटों या पत्थरों की भांति एक दूसरे पर व्यवस्थित ढंग से रखकर चूने के भट्टे की आकृति जैसा बर्फ़ का गुंबज नुमा घर बना लेते हैं। गुंबज की तरह, जैसे आप और हम मकान बनाने के लिए ईंटों का उपयोग करते हैं, उसी तरह ये मकान बनाने के लिए, शीतकालीन मकान बनाने के लिए, शीतकालीन आवास बनाने के लिए बर्फ़ की सिल्लियों को ईंटों की तरह सजा देते हैं और गुंबद आकार मकान बना देते हैं, जिसको आप इग्लू कहते हो। इग्लू को डायग्राम के रूप में आपको दिखाया गया है। इग्लू में जो प्रवेश द्वार होता है, निकलने का जो और आने का और बाहर जाने का जो रास्ता होता है वो बहुत ही सकड़ा नीचे होता है, बहुत ही छोटा होता है, जिसमें ये रैंक करके घुसते हैं और बाहर निकलते हैं। इस शीतकालीन घर को इग्लू कहते हैं। इग्लू से एक लंबा सुरंगनुमा मार्ग होता है बाहर जाने का और अंदर आने के लिए होता है, जिसमें शरीर के बल रेंग कर अंदर ही जाया जाता है, क्योंकि यहाँ बर्फीली हवाएं चलती है और बर्फीली और ठंडी हवाओं से बचने के लिए ये बिल्कुल नीचे प्रवेश मार्ग और गमन मार्ग बनाते हैं और छोटा सा बनाते हैं। इसको इतना छोटा इसलिए बनाया जाता है ताकि बाहर की प्रचंड शीतकालीन हवाएं अंदर प्रवेश न कर सके। इग्लू का अंदर का भाग समूर की खाल से ढका होता है, जो नवाज पैदा करता है, गर्मी पैदा करता है। चूँकि हीट ऋतुष्ण प्रक्रिया, हीट अवरोधक होता है। समूर की खाल होती है, वो हीट को बैलेंस करने का काम करती है। इग्लू के अंदर रोशनी के लिए जानवरों की चर्बी को जलाया जाता है। उजाला करने के लिए जानवरों की चर्बी को जलाया जाता है। जिस प्रकार से उजाला करने के लिए आप और हम कोयले, गैस वगैरह का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार से ये जानवरों की चर्बी को उजाला करने के लिए उपयोग में लेते हैं। तो इस प्रकार से एक एस्किमो प्रजाति के लोग हैं, उनके आवास 2 प्रकार के हो गए। ग्रीष्मकालीन आवास अलग है और शीतकालीन आवास अलग है। ग्रीष्मकालीन आवास ट्यूपिक कहलाते हैं, जो तटों के निकट बनाए जाते हैं, और शीतकालीन आवास होते हैं वो इग्लू कहलाते हैं। इग्लू को बनाने में बर्फ़ की सिल्लियों का प्रयोग करते हैं और उसको बनाने में, ट्यूपिक को बनाने में चमड़े का उपयोग करते हैं। तो घर का डायग्राम दिया गया है, देखो गुंबद नुमा आकार है, इसके नीचे सुरंग है, सुरंग में ये लेट करके अंदर जाते हैं और लेट कर या रेंग कर ही बाहर आते हैं। वस्त्र की बात करें, वस्त्र ग्रीष्म ऋतु की आखिर से प्राप्त खाल ही एस्किमो का मुख्य वस्त्र है। यहाँ
खाल का ही उपयोग वस्त्र के रूप में किया जाता है। कैरिबो का चमड़ा सील के चमड़े की अपेक्षा अधिक हल्का होता है, गर्म होता है और लचीला होता है। चूँकि हल्के कपड़े पहनना ये भी पसंद करते हैं, आप भी पसंद करते हो, सभी पसंद करते हैं, तो कैरिबो का चमड़ा ज़्यादा हल्का होता है, गर्म होता है। अतः ज़्यादातर एस्किमो कैरिबो की खाल के वस्त्रों का ही उपयोग करते हैं। जहाँ कैरिबो नहीं पाए जाते वहाँ ध्रुवीय बालों से वस्त्र बनाकर शीतकालीन कठोर परिस्थितियों में लोग अपने शरीर पर पहनते हैं, जिससे उनकी शीत से रक्षा होती है। पुरुष बदन पर आधुनिक ऊनी जर्सी से मिलता जुलता, जिसे आप जर्सी पहनते हो उनकी, उसी तरह इनका भी एक बाँहदार वस्त्र होता है जिसे तीमियाक कहते हैं। पुरुषों का जो वस्त्र होता है उसको तीमियाक कहते हैं। इसकी भौहें होती है और ऊनी वस्त्र है। यह सील मछली की खाल से बनाया जाता है। तीमियाक के ऊपर पहने जाने वाले कपड़े को अनोहाक कहते हैं। जैसे आपने एक शर्ट पहनी और उसके ऊपर आपने एक कपड़ा और पहना, उसी तरह यहाँ तीमियाक पहना जाता है और तीमियाक के ऊपर एक कपड़ा और पहना जाता है जिसको अनोहाक कहते हैं। चमड़े से बनाए गए इनके जूतों को कार्मिक कहते हैं। देखो एस्किमोज के जो जूते होते हैं वो कार्मिक कहलाते हैं, जो चमड़े के होते हैं। एस्किमोज के जो जूते होते हैं वो कार्मिक कहलाते हैं, जो चमड़े के बने होते हैं। जूते सील की चमड़ी से ही बनाए जाते हैं। स्त्रियां भी पुरुषों के समान ही वस्त्र पहनती है। स्त्रियों के पायजामे पुरुषों की अपेक्षा छोटे होते हैं तथा इनके जूते बड़े होते हैं, जो घुटनों तक आते हैं, लंबे जूते। पुरुष, स्त्रियां, बच्चे सभी घर के भीतर बिना किसी वस्त्र के ही रहा करता है। घर के अंदर ये कपड़े नहीं पहनते, घर के अंदर ऐसे ही टेम्परेरी काम चला लेते हैं। ये यंत्र और उपकरण, इनके शिकार के लिए कौन कौन से यंत्र होते हैं, कौन कौन से उपकरण होते हैं, जैसे नाव है, हारपून है, तो इनके बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करते हैं। नाव भी अलग अलग होती है, कयाक होती है, उमियाक होती है। एस्किमो अपनी विभिन्न आर्थिक क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए अनेक उपकरणों का उपयोग करते हैं, जिनमें निम्नलिखित है। कुछ प्रमुख उपकरण निम्नलिखित है। कयाक, सील मछली का शिकार करने के लिए पुरुषों द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली नाव को कयाक कहते हैं। 2 प्रकार की नाव है, कयाक और उमियाक। देखो आपको डायग्राम दिखाया गया है कि कयाक के साथ किस प्रकार से एस्किमो पुरुष शिकार करने का प्रयास कर रहा है। तो कयाक का उपयोग पुरुष करता है, जो शिकार करने के लिए पानी में चलने नाव का उपयोग पानी में चलने का काम नाव करती है। इसकी लंबाई 5 से 6 मीटर होती है। उमियाक, स्त्रियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली नाव को उमियाक कहते हैं। कयाक का उपयोग पुरुष करते हैं, उमियाक का उपयोग स्त्री करती है। कायाक तथा उमियाक नौकाओं का निर्माण सील मछली की हड्डियों से किया जाता है। जिस तरह से लकड़ी और लोहे की नावें बनी होती है, उसी प्रकार से ये जो नावें बनती है वो सील मछली की हड्डी से बनती है। ग्रीष्म ऋतु में शिकार करने के लिए नदियों, झीलों एवं तटवर्ती जलभागों में इन नावों का उपयोग किया जाता है। एस्किमो इन नावों में बैठकर ही तटवर्ती क्षेत्रों में व्हेल, सील, वालरस आदि का आखेट करते हैं। इन नावों की सहायता से ये गमन करते हैं पानी में। हारपून, देखो नाव हो गई कयाक और उमियाक। कयाक पुरुषों द्वारा उपयोग में ली जाती है, उमियाक महिलाओं द्वारा उपयोग में ली जाती है। दोनों ही सील की हड्डियों से बनी होती है। हारपून, यह हथियार एस्किमो का महत्वपूर्ण हथियार है, जिसका उपयोग आखेट करने में किया जाता है। नाव की सहायता से एस्किमोज एक जगह से दूसरे स्थान पर गमन करता है और हारपून का उपयोग शिकार करने में किया जाता है। इसके 5 मुख्य भाग होते हैं। पहला, एक कठोर लकड़ी की लंबी नोक जो 4 फुट लंबी होती है। देखो डायग्राम में दिखाया गया है 4 फुट लंबी लकड़ी। दूसरा, एक हाथी दांत का अग्रभाग, 2 देखो आगे निकले हुए हैं हाथी दांत। एक अग्रिम मुठिया जो वालरस के दांत से बनी होती है। मुट्ठी पकड़ने के काम आती है। हड्डी से बना हारपून का सिरा होता है जो हड्डी से बना होता है। हारपून की डोरी इस नोक से पार्श्व भाग के छिद्रों से निकलती है। अगल बगल से डोरी निकलती है। देखो डायग्राम में डोरी है। तो इस प्रकार से हारपून के भी 5 भाग होते हैं। सील मछली का छिद्रों से शिकार करने हेतु हारपून 2 प्रकार के होते हैं, पकड़ करके उपयोग करने वाले और फेंके जाने वाले। देखो प्रहार करने वाले और समुद्र के शिकार के लिए फेंके जाने वाले। मतलब एक तो हाथ से आप प्रहार करो और एक फेंक करके वार करो। तो हारपून भी 2 प्रकार के हो गए, फेंके जाने वाले और प्रहार करने वाले। तो 3 हो गए, कयाक, उमियाक, हारपून। कयाक नाव है, उमियाक नाव है, हारपून एक औजार है जो भाले की तरह होता है। इसके भी 5 भाग होते हैं। और अब है स्लेज गाड़ी। चूँकि बर्फीला क्षेत्र है, लगभग हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, तो यहाँ एक विशेष प्रकार की गाड़ी का उपयोग किया जाता है बर्फीले क्षेत्रों में गमन के लिए। उस गाड़ी का नाम है स्लेज गाड़ी। उसको रेनडियर या कुत्ते खींचते हैं। 4-5 कुत्तों का समूह होता है। तो इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। स्लेज गाड़ी शीत ऋतु में बर्फ़ पर यात्रा करने हेतु तथा ग्रीष्म ऋतु में चिकने दलदली टुंड्रा क्षेत्र में प्रयोग करने के लिए एस्किमो स्लेज गाड़ी तथा कुत्तों के दल का उपयोग करते हैं। जो कुत्तों का दल होता है वो इस गाड़ी को खींचता है। जैसे अपनी बैलगाड़ी होती थी, जो गाड़ी को खींचने का काम बैल आते हैं तो उसको बैलगाड़ी कहते हैं। तो यहाँ स्लेज को कुत्ते खींचते हैं।
स्लेज व्हेल मछली की हड्डियों अथवा लकड़ियों से बनाई जाती है। देखो नाव है सील मछलियों की हड्डियों से बनाई जाती है, और यहाँ स्लेज है व्हेल मछली की हड्डियों से बनाई जाती है, और कभी कभी लकड़ियों से भी बनाई जाती है, जिसमें चमड़े की रस्सी जुड़ी होती है। देखो ऊपर चमड़े की रस्सी है। इसके लिए 12 सिंगे के मुड़े हुए सींगों से हैंडल तैयार किया जाता है। इसका जो हैंडल होता है वो 12 सिंगा के मुड़े हुए सींग होते हैं। देखो 12 सिंगा का डायग्राम दिखाया गया है और इसके सींग दिखाए गए हैं किस प्रकार से मुड़े हुए हैं। तो हैंडल बनाने के लिए 12 सिंगा के सींगों का उपयोग किया जाता है। स्लेज खींचने के लिए 5 या 6 कुत्तों का दल होता है। सबसे अधिक शक्तिशाली कुत्ता होता है वो अग्रगामी के रूप में सबसे आगे होता है, और जो सबसे उत्साही एनर्जी वाला तथा कमज़ोर और सरल कुत्ते को स्लेज के निकट रखा जाता है, इधर उधर नहीं हो इसलिए। कुत्तों को सील का मांस खिलाया जाता है। एनर्जी गर्मी पैदा करने के लिए कुत्ते सील मछली का मांस खाते हैं। जहाँ कुत्तों का अभाव पाया जाता है वहाँ स्लेज गाड़ी को खींचने का काम रेनडियर करते हैं। रेनडियर लंबी यात्राओं और धीमे स्थानांतरण के लिए अधिक उपयोगी होते हैं, क्योंकि ये बड़े धीरे धीरे और लंबी यात्रा करते हैं, जबकि कुत्ता तीव्र गति के स्थानांतरण और रॉकेट यात्राओं के लिए अधिक उपयोगी होता है। तो कुत्ता जब स्लेज को खींचता है तो वो अलग उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। रेनडियर का उपयोग अलग उद्देश्य में किया जाता है। जब लंबी दूरी हो और कम स्पीड से चलने की ज़रूरत हो तो रेनडियर का उपयोग करो, और तीव्र स्पीड से चलने की ज़रूरत हो तो स्लेज को खींचने में कुत्ते का उपयोग होता है। अतः समय अनुसार कुत्ते और रेनडियर का उपयोग स्लेज को खींचने में किया जाता है। समाज एस्किमो एक पितृवंशीय समाज होता है, जिसमें पिता मुखिया होता है। पिता की चलती है, उसी का अनुकरण और घरवाले करते हैं, और लोग उस परिवार के और अन्य लोग समाज के अन्य लोग करते हैं। तो इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। एस्किमो एक पितृवंशीय समाज है जिसमें सबसे अधिक आयु के पुरुष को सर्वाधिक सम्मान दिया जाता है। सबसे बड़ा उम्र में उसको सर्वाधिक समाज दिया जाता है, इसलिए इस समाज का नाम पितृ प्रधान समाज हो गया। यदि इसी तरह ये जो सम्मान है वो महिला को मिलता तो उसको मातृ प्रधान समाज कहते हैं, पर इसमें सबसे ज़्यादा सम्मान सबसे सीनियर पुरुष को मिलता है, इसलिए इस समाज का नाम हो गया पितृवंशीय समाज। वृद्ध पुरुष प्रत्येक समूह के बड़े लोगों में सर्वाधिक योग्यता वाला व्यक्ति होता है। यह व्यक्ति उत्सव और समारोह पर अध्यक्षता करता है। किसी भी प्रकार का उत्सव का आयोजन हो और समाज में किसी भी प्रकार का समारोह हो तो उसकी अध्यक्षता ये सबसे वृद्ध पुरुष करता है, तथा सदस्यों पर इसका विशेष अधिकार रहता है। बस मछली पकड़ने के स्थान का चयन भी करता है और प्रत्येक परिवार के लिए उचित स्थान निश्चित करता है कि आपको इधर जाना है मछली पकड़ने और आपको इधर जाना है। इसका निश्चय वो जो उस परिवार का उस समाज का सबसे वृद्ध व्यक्ति जो अनुभवी व्यक्ति है वो निश्चय करता है। वह आकेटकों को विभिन्न दिशाओं की ओर भेजता है तथा प्रवसन के समय जब छोटे परिवार इकाई में विभाजित होकर भिन्न भिन्न भागों से यात्रा करते हैं वह उनके मिलने का स्थान निश्चित करता है कि किस जगह आपको मिलना है। शिकार सामग्री उस वृद्ध पुरुष को सौंप दी जाती है, उसकी पत्नी उसका बंटवारा करती है, तो कंप्लीट रूप से उसी की चलती है। आप कहाँ शिकार करोगे, शिकार करके आप जो लाते हो वो भी आप उसी को सौंपोगे, तो आपका कोई योगदान नहीं है। इसीलिए ये जो समाज है वो पितृ प्रधान समाज है, क्योंकि उसी की मुखिया की ही चलती है। शिकार के उपयोग में आने वाली सामग्री जाल और नाव समूह की संपत्ति होती है, वो किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं होती, वो सभी की संपत्ति होती है। किंतु कभी कभी व्यवहारिक दृष्टि से वस्त्र और राकेट के काम आने वाले व्यक्तिगत शस्त्र परिवार और व्यक्ति की संपत्ति होते हैं। एस्किमो में बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है। एक व्यक्ति एक से अधिक पत्नियां रखता है, इसको बहुपत्नी प्रथा कहते हैं। इसके अतिरिक्त एक स्त्री भी कई पुरुषों से यौन संबंध स्थापित कर सकती है। अतिथि स्वागत के लिए भी यहाँ एक विशेष परंपरा है कि अतिथि स्वागत के लिए आने वाले अतिथि यदि अकेला आता है तो उस महिला को उस पुरुष के साथ स्वागत के लिए सोना पड़ता है। अतिथि स्वागत के लिए भी स्त्री अन्य पुरुष के साथ यौन संबंध स्थापित करती है। यदि कभी अतिथि बिना किसी पत्नी के किसी के घर आ जाता है तो उसके सम्मान में अपनी पत्नी को उसके हवाले किया जाता है। ऐसा न करने पर अतिथि से असामाजिक कार्य मानता है, उसको सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़ा जाता है। कभी कभी भूत प्रेत को शांत करने के लिए भी कोई स्त्री दूसरे पुरुष के साथ एक दिन रात यौनाचार करती है। वर्तमान में धीरे धीरे इस शिथिल सामाजिक अवस्था में परिवर्तन आ रहा है। ये इस समाज का अवगुण है, इसलिए धीरे धीरे इस अवगुण का धीरे धीरे निदान हो रहा है। धीरे धीरे ये समस्या इस प्रकार की सामाजिक अवस्था है वो परिवर्तित हो रही है। ग्रीष्म काल में एस्किमो के अनेक दल आपस में मिलकर उत्सव और समारोह मनाने के लिए एकत्रित होते हैं, क्योंकि थोड़ी सी शीतलता थोड़ी सी बर्फ पिघल जाती है, इसलिए वो त्यौहार मनाते हैं। ऐसे अवसरों पर इनमें आखिर तथा युवाओं के बीच शक्ति परीक्षण तथा जादूगरों के बीच जादुई शक्ति की प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की जाती है।
तो शिकार करते हैं और शक्ति परीक्षण करते हैं और जादूगरों के कारनामे होते हैं। तो एस्किमोज में जो जादू दिखाने वाले लोग होते हैं वो अपने अपने कारनामे दिखाते हैं। एग्जाम जो कंपटीशन होते हैं उनके, एस्किमो साइबेरिया से मौन व्यापार भी करते हैं, साइलेंट ट्रेड करते हैं। ये परस्पर कोई वार्तालाप नहीं करते, जो ज़रूरत होती है वो रख के जैसे मान लो अपने पास कोई एक्स्ट्रा चीज़ है, एक्स्ट्रा उत्पादन है, आपको दूसरे की किसी उत्पादन की ज़रूरत होती है तो आप वहाँ जाकर के रख के आ जाते हो और वो आता है और वो जो उसके पास एक्स्ट्रा होता है वो उसको रख के चल जाता है। सुबह आप जाते हो तो उसको उठा करके ले आते हो। इस तरह से व्यापार का एक प्रकार जिसमें किसी भी प्रकार का वार्तालाप नहीं होता उसको साइलेंट ट्रेड कहते हैं। तो एस्किमो भी साइबेरिया में साइलेंट ट्रेड का उपयोग करते हैं। टुंड्रा प्रदेश में जीवित रहने के परंपरागत ढंग ने एक विशेष संस्कृति को जन्म दिया है। एस्किमो लोग युद्ध से अनभिज्ञ है, इनको पता नहीं है युद्ध लड़ा भी जाता है, ये युद्ध के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते तथा अन्य लोगों की अपेक्षा इन्हें जीवन जीने के लिए अधिक संघर्ष करना पड़ता है। जब शीत ऋतु कठोर और अंधकार में होती है और भोजन की कमी होती है, ऐसे समय में बूढ़े और अशक्त व्यक्ति आत्महत्या भी कर लेते हैं, क्योंकि शीत ऋतु में शिकार और करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि अधिकांश क्षेत्रों में, संपूर्ण क्षेत्र में बर्फ जमी रहती है। वातावरण से समायोजन, तो किस प्रकार से इस प्रकार के वातावरण में ये रहते हैं जहाँ हमेशा से लगभग हमेशा बर्फ जमी रहती है, उस वातावरण में रहने के लिए इनमें क्या क्या अनुकूलन होते हैं वो देखते हैं। अपने प्राकृतिक पर्यावरण से एस्किमो लोगों का अनुकूलन एक सुंदर उदाहरण है। अपने निकट की सामग्री का उपयोग कर गुंबद आकार हिम निवास इग्लू बनाते हैं। देखो यहाँ रहने के लिए एक विशेष प्रकार का मकान बनाते हैं, वो इग्लू कहते हैं। तो इग्लू अपने आप में अनुकूलन है कि बर्फ़ में आप रहने के लिए एक ऐसा मकान बनाते हो जो अंदर से गर्म रहता है, क्योंकि वो समूर की खाल से मढ़ दिया जाता है। तो इग्लू ऊष्मारोधी का काम करता है, उसमें अंदर गर्मी बनी रहती है। तो इस प्रकार के ठंडे वातावरण में रहने के लिए आपने एक विशेष प्रकार का मकान बनाया जिसको इग्लू कहते हैं। तो इग्लू एक अनुकूलन का उदाहरण है। प्रौद्योगिकी अभियांत्रिकी प्रभाव व्यवहार का उदाहरण यह प्रकट करता है कि किस सुगमता से इग्लू का निर्माण किया जाता है। स्लेज गाड़ी बनाने में वालरस की अस्थियों का उपयोग तथा हिम जंजाओं और हिम पर सूर्य की किरणों के पड़ने से होने वाले चमक से आंखों को बचाने के लिए आई शील्ड का उपयोग किया जाता है। जो बर्फ़ पर सूर्य की किरणें पड़ती है वो तीव्र गति से परावर्तित होकर के आपकी आंखों में आती है, उससे बचने के लिए आप आई शील्ड का उपयोग करते हो। तो ये जो अनुकूलन है, आई शील्ड का उपयोग और इग्लू का निर्माण, ये सभी अनुकूलन एस्किमो प्रजाति के लोगों को वातावरण से समायोजन में योगदान करते हैं। आधुनिक संस्कृति से संपर्क, एस्किमो वर्तमान में जैसे जैसे यूरोपीय वासियों तथा अमेरिकन वासियों के संपर्क में आते जा रहे हैं, वैसे वैसे इनकी जीवन शैली में धीरे धीरे परिवर्तन आता रहा है। जैसे जैसे यूरोपियन लोग और अमेरिकन लोगों के संपर्क में आ रहे हैं, इनमें भी चेंजेज आ रहे हैं, क्योंकि चेंज प्रकृति का नियम है। इनकी परंपरागत जीवन शैली तीव्रता से बदल रही है, वो देखते हैं, अनुकरण करते हैं। ये लोग भरण पोषण अर्थव्यवस्था से तंग आने लगे हैं और समूर का व्यापार करने लगे हैं। आखेट केवल इनका जो मूल रूप से जो व्यवसाय है वो आखेट ही है, और उससे केवल और केवल इनका अपना काम चलता है। भरण पोषण वाली अर्थव्यवस्था कहते हैं। उससे आजकल के ये फ्री होकर के समूर के विभिन्न बालों का और विभिन्न प्रकार के व्यापारिक क्रियाओं को करने लगे हैं तथा अपनी आवश्यकताओं से अधिक समूर वाले पशुओं के खाल का उत्पादन करते हैं। इनके प्रदेश में खनिजों के भंडारों का पता चलने के पश्चात ये लोग आग्नेय शस्त्रों का उपयोग करने लगे हैं। जो आग वाले शस्त्र होते हैं, आग लगी हुई डंडियाँ, आग लगे हुए तीर आदि, तथा खदानों, हवाई क्षेत्रों और रडार स्टेशनों के निकट पूर्व निर्मित भवनों में निवास करने लगे हैं। यद्यपि इनका जीवन परिवर्तित हो रहा है, फिर भी आर्कटिक प्रदेश में भौतिक पर्यावरण की भूमिका असाधारण रूप से महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से आपने अध्ययन किया कि एस्किमो प्रजाति के लोग कठोर से कठोर वातावरण में किस प्रकार से निवास करते हैं। तो इस प्रकार से अध्ययन समाप्त हुआ। एस्किमो प्रजाति के बारे में आपने और हमने विस्तार से अध्ययन किया।